ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोर है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो। पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। He is trying to quote a magazine report. पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात में, आप एलओपी के एडवोकेट तो आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। इस बार संसद का बजट सत्र काफी शोर शराबे और सियासी बवाल वाला रहा है। अब तक संसद सत्र अभी भी चल रहा है और संसद के अंदर से सड़क तक विरोध प्रदर्शन भी जारी है। दो बड़े मुद्दों ने विपक्ष और सत्ता पक्ष को आमने सामने लाकर के खड़ा कर दिया है। विपक्ष एक तरफ जहां भारत अमेरिकी डील को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन संघर्ष पर पूर्व थल सेना प्रमुख की आने वाली किताब पर कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार में विदेश नीति पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है और अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार तेल खरीदने का फैसला कर रही है। इसके साथ ही पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब के कोड को लेकर संसद में राहुल गांधी ने जो शुरुआत की उस पर बहुत हंगामा हुआ। हंगामा जारी है। किताब का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में किताब के आने से पहले ही एक मैगजीन में उसके कुछ अंश छपे और उन्हीं अंशों को आधार बना करके महाभारत छेड़ दी गई। ऐसा पहली बार है जब विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की बिना प्रकाशित किताब को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी का हमलावर होना, दूसरी तरफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी एक साथ कई किताबों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। निशिकांत दुबे ने कई किताबों का जिक्र करते हुए नेहरू गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1954 के आर्मी रूल के तहत पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर किताब छापना चाहेगा तो आर्टिकल 19 के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी होगी। निशिकांत दुबे ने 1962 के युद्ध के बाद आई हेनरी ब्रुक्स रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने एक ऐसा रहस्य बताया जो आज तक बाहर नहीं आया। इसके अलावा आप थोड़ा सा बाहर चलेंगे तो फिर ममता बनर्जी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और यह बता रही है कि किस तरीके से पूरे विपक्ष को गोलबंद होना है। मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार है, सामने दिख रही है। इस बीच बुधवार को एक अजीबोगरीब स्थिति बनी संसद परिसर के भीतर। एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको देख करके कोई अंदाजा लगा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तल्खी, कड़वाहट किस कदर बढ़ गई है। संसद भवन के मकर द्वार पर राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ खड़े थे, कुछ प्रदर्शन वगैरह हो रहा था, तभी वहां केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पहुंच गए। तो पहले कांग्रेस में थे। राहुल ने बिट्टू से आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और कहा कि एक गद्दार दोस्त तो यहीं से निकल रहा है, इतना सुनना था। तो केंद्रीय मंत्री ने भी पलट कर जवाब दिया कि देश के दुश्मन हाथ नहीं मिलाया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को यानी आज शाम को 5 बजे संसद में भाषण देने वाले थे। उनका टर्न लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके का हंगामा हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण टल गया। अब विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है और कह रहा है कि मोदी डर के भाग गए। मोदी के भाषण टलने को लेकर भाजपा की रणनीति, इसे वो रणनीति का हिस्सा बता रहा है। फिलहाल आज इस तरीके की स्थिति बनी है जिसमें अलग अलग तरीके से सरकार को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। दूसरी तरफ
सरकार की ओर से जो दलीलें रखी गई हैं उसने विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट तक आवाज जा रही है सरकार के फैसलों की। न्याय और अन्याय के बीच जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आज दिन भर के महत्वपूर्ण बयान जो पूरे घटनाक्रम को आपको विस्तार से समझाएंगे, सुन लेते हैं। मानो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा और आने वाले चुनावों से पहले वो पहले हथियार डाल चुके हैं और संसद में केवल हंगामा करना, वॉकआउट करवा देना, इस तरह से कि अवरोध पैदा करना, टेबल पे चढ़ना, कागज फाड़ना, स्पीकर पर फेंकना, सारे नियमों की धज्जियां उड़ाना, लोकतंत्र को शर्मसार करना, सदन की कार्रवाई को रोकना। राहुल जी का और विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करो, सदन में कागज फाड़ो, स्पीकर पर फेंको और जो बाकी सांसद चुन के आए उनको जो बोलने का मौका है उसको छीन लो। क्या कांग्रेस पार्टी यही चाहती है? आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट, ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। आपने देखा जैसे दीदी जैसे पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में किस लिए आई, खुद के लिए नहीं आई, कोई पर्सनल मामला लेके नहीं आए। अपने स्टेट का जो अभी बर्निंग इशू है, 1.5 करोड़ लोगों का नाम नाजायज तरीका से उनको काटा दिया जा रहा है, उसके लिए लड़ने आई है। एंड सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई भी डर गया। इतना दिन से इलेक्शन चल रहा है, इतना दिन से उनका ये प्रोसेस चल रहा है, वो भी वहां खड़े होकर बोले कि हमें नोटिस नहीं दिया, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो जिस तरीके से दिन भर हंगामा होता रहा, अभी भी हंगामा हो रहा है, प्रधानमंत्री का अभिभाषण तक नहीं हो पाया। अब ऐसे में सवाल यह है कि हमारी संसद जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से चलती है, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? आप विरोध करिए, संसद चलाइए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो स्थिति ही नहीं बन पा रही है। हमारे साथ इस चर्चा में कुशाल कंवर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जयकरण वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। जयकरण जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि संसद चले, सदन चले, इसमें तो विपक्ष का ज्यादा फायदा है। विपक्ष सवाल उठा सकता है, अपनी बात को रख सकता है, सरकार नियमों का हवाला दे करके उस बात पर चर्चा डिले कर सकती है, उस चर्चा को आगे के एजेंडे में शामिल कर सकती है, टाल भी सकती है, लेकिन संसद चलेगी तो यह सब होगा, नहीं चलेगी तो फिर होगा कैसे? अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आज मोदी की सरकार ने आज नहीं पिछले कई
सत्र से आप देखते होंगे कि जब उसकी इच्छा होती है तो सदन चलता है और जब उसकी इच्छा होती है तो सदन नहीं चलता। क्या आज इस देश का कोई राजनेता हो, कोई देश का नेता हो जो देश हित की बात करता हो, जो हमारे देश की सुरक्षा की बात करता हो, देश के मुद्दों की बात करता हो, देश हित की बात करना क्या उस संसद में गुनाह हो गया है? अगर जो मोदी जी ये चाहते हैं कि हमेशा इस संसद भवन में उनका ही गुणगान होता रहे, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, तो ऐसा संभव नहीं है। माननीय मोदी जी, आप इस देश को बर्बाद करते रहेंगे और देश का वो नागरिक जिसने इस खून पसीने से सींचा हो वो आपके भाषण सुनता रहेगा। ये देश के साथ अन्याय नहीं तो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे थे उसका जवाब माननीय मोदी जी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? माननीय मोदी जी से जब उस माननीय राहुल गांधी जी ने उस किताब की चर्चा की, क्या वो देश हित में है या नहीं है? क्या देश का हित में बात करना इस देश के नेताओं का कर्तव्य है कि नहीं है? अगर जो नहीं है तो संसद इस बात की चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? जब काला कानून एक बार ला करके किसानों को, हजारों किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर आपने भारतीय जनता पार्टी के ने शहीद करवा दिया, फिर आप अमेरिका से कौन कौन से समझौते करते हो? यह एक घिनौना समझौता है कि नहीं है? आप तरह तरह के समझौते करते जा रहे हो और देश की जनता की आवाज को कांग्रेस पार्टी सदन में पूछे भी ना, ये कैसा न्याय हो सकता है? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा इस देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है, समर्पण किया है, आज उसी देश को बचाए रखने के लिए अगर जो भी करना पड़ेगा, देश के लिए अगर जो प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता के एक आह्वान पर खड़ा रहेगा। माननीय मोदी जी, इस देश को बर्बाद मत करिए। हमारे दो की सरकार चलाते चलाते आप अमेरिका के गिरोही मत बनिए। अमेरिका इस देश को नहीं चलाएगा, हमारे देश के नेता चलाएंगे, हमारे देश का संविधान चलाएगा, हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। इसलिए आपको अमेरिका का चाटुगिरी नहीं करना चाहिए। पहले भविष्य आप अपने देश का देखिए। कुशल जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जब आज की तारीख में किसी विषय को रोका जाता है तो उसकी सर्चिंग सबसे ज्यादा होती है, और यही हुआ। वो ठीक है कि सदन की एक अपनी गरिमा है, सदन का अपना एक प्रोटोकॉल है, नियम है, कानून है जिसके तहत चर्चा होगी। सदन के लोग भी इससे वाकिफ हैं, लेकिन जब मामला राजनीतिक है, और इस कदर राजनीतिक है कि जो कुछ वो कहना चाहते थे सदन के पटल पर, वो जब नहीं कह पाए, तो उस बात की चर्चा और उस बात को पढ़ने की लालसा देश के लोगों में इतनी हुई कि आज हर कोई जो जान पाता वो भी, और जिसको नहीं जानना था वो भी, वो विषय बन गया, वो मुद्दा बन गया। तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जिस तरीके से सदन को चलाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, एक लूपहोल तो वहीं पर आ गया कि अगर कोई विषय से बाहर की बात आई तो जिस सहजता के साथ में उस चीज को डील किया जाना था वो हुआ नहीं, और जो हुआ वो सबके सामने है। अब उसमें कुछ छुपा नहीं है, और मुद्दा यह है कि सरकार की तरफ से उस पर जवाब नहीं है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूँ, जैसे देखिए, लोकसभा के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे आपने बोला कि लॉ के हिसाब से लोकसभा चलनी चाहिए, और वो चल भी रही थी। और ये बजट सेशन हो रहा था, सभी को, पूरे देशवासियों को पता है कि बजट के ऊपर डिस्कशन हो रहे थे। और वो ये जब मुद्दा उठा, ये धन्यवाद बजट सेशन का था, तो आखिरी में राहुल गांधी जी मतलब आके कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं इस किताब के बारे में, जो फॉर्मर मेजर निर्वाणा जी ने जो किताब लिखी है। और ये जो किताब है ये तो अभी पब्लिश भी नहीं हुई है। ये माननीय हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने भी यही लोकसभा में बोला कि ये किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है। जो चीज पब्लिश ही नहीं हुई है, आप कैसे कंफर्मेशन तथ्य आप बोल सकते हो? अगर मैं जनता को, पूरे देशवासियों को यही बताना चाहता हूँ कि इससे कोई भी पीछे नहीं हट रहा है डिस्कशन से। देखिए, सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
एक 349 का रूल होता है और एक रूल होता है 353 रूल, जिसमें ऑनरेबल स्पीकर जब तक किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर कोई टॉपिक नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या सदन से रिलेटेड या लोकसभा के अंदर अगर किसी चीज के खिलाफ या नेशनल टेरिटरी के खिलाफ या कोई ऐसी सीरियस डिस्कशन होना होता है, तो टिल द टाइम ऑनरेबल स्पीकर जब तक अलाउंस नहीं करते आप उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर सकते। और यही राहुल गांधी जी ने किया। अरे वी आर नॉट सेइंग दैट डू नॉट डिस्कस अबाउट दिस, वी आर सेइंग डिस्कस बट एटलीस्ट टेक अ टाइम। आप टाइम लीजिए ना, फिर डिस्कस करिए। आप बीच में सदन में जब थैंक्स गिविंग हो रहा है बजट सेशन का, आप उसी में ही शुरू हो गए। ये आज का नहीं है, आप पिछले जितने भी लोकसभा के सेशन देख लीजिए, हर बार यही होता है। खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी जी, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो दिस इज नॉट द वे हाउ टू डील विद द थिंग्स। और रही बात ये जो किताब का निर्वाणा जो फॉर्मर मेजर जनरल निर्वाणा जी ने जो बुक लिखी है, ये सिर्फ लिखी है, ये अभी सिर्फ कैरावैन एक मैगजीन है, उसके अंदर ये एक आर्टिकल आया था, बस वो आर्टिकल से रिलेटेड ही राहुल गांधी जी बोलना शुरू कर दिए। आप डिस्कशन क्या हो रहा है लोकसभा में, डिस्कशन हो रहा है बजट सेशन में, और आप क्या लेके आ रहे हो? अरे राहुल गांधी जी तो हमेशा हमारे देश के बारे में बुराई बोलते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वी आर डेड इकोनॉमी, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, हर टाइम इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। हमारे जो सैनिक हैं वो काम नहीं करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं, हमारे देश को तो बिल्कुल ही मतलब मुझे समझ ही नहीं आता वो रहते क्यों है इस देश में, देश छोड़ के चले जाएं। जब देखो हमारे देश के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, मतलब कुछ भी बोलना। अब ये जो बुक है, इस बुक में आपको कुछ तथ्य मैं बता देता हूं। ये जो घटना हुई थी ये लद्दाख में हुई थी 2020 में, जो हमारे जो सैनिक थे, जिसमें हमारे 9 सैनिक जवान मारे गए थे इस घटना में। तो हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फॉर्मर जनरल निर्वाणा जी को बोला था कि डू एज यू डीम फिट। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। और हमने चाइना को लद्दाख के अंदर जब रिज के ऊपर जब टैंक चढ़े थे, ताकि जो चाइनीज गवर्नमेंट है, जो चाइनीज मिलिट्री है, वो हमारे टैंक्स को देखे। इसका पूरा वर्णन सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आप भी पढ़ सकते हो, ये लोग भी पढ़ सकते हैं। ये तो झूठ मूठ का मतलब कुछ भी बना के लोकसभा में बोल दो। हम तो कुशाल जी यही सवाल है कि जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जब आप उस चीज को सामने रख सकते हैं, और यह बात सही है कि हमारे यहां जो वॉर ओपन करने के सिस्टम है या पहली गोली चलाने वाला जो सिस्टम है, उसमें आज से नहीं 1947 से लेकर के और 2025 आज आ गया है, यहां तक हमें इंतजार करना पड़ता है। हम भारत जिस तरीके का लोकतांत्रिक देश है, इसको अपनी पहल देखनी पड़ती है कि हमारे पास ऑर्डर्स प्रोटोकॉल जब तक पूरा नहीं होगा, हमारा सैनिक फायर नहीं करेगा, वो वहां पर स्टैंड बाय मोड में रहेगा और शूट कर देगा जैसे ही उसको पहला ऑर्डर मिलेगा, और लड़ाइयां जीत करके लौटेगा। यह भी हमारा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे यहां जिस तरीके का पूरा प्रोटोकॉल ऑर्डर सिस्टम है वो इतना लेंदी है। अगर जिस बात को यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह भी है कि अगर यह ऑर्डर प्रोटोकॉल सिस्टम इतना लेंदी है तो सरकार को इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि मौके पर जो इस समय सेना के अधिकारी हैं वो स्थिति को देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। पूरी की पूरी स्थिति सेना को सौंपी गई और सेना को स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की ताकत दी गई। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं खुद पत्रकार होने के नाते इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन जिस बात का बतंगड़ बन गया वो बात ही नहीं है और आपने बनने दिया, यह सरकार कहीं तो इस जगह पर आकर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। मेरा सवाल इसी जगह पे, जो कोफ्त है देश को, वो इसी जगह पे है कि सब कुछ तो आपके पास था, फिर भी आपने बात का बतंगड़ क्यों बनने दिया? देखिए, एक कहावत है कि झूठ चुप रहता है और सच झूठ, जो सच है, जो सत्य है, वो चुप रहता है और झूठ चिल्लाता है। और यही लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने करके दिखा दिया। ये जो कोर्ट है ना, बिल्कुल राहुल गांधी जी के ऊपर बिल्कुल सही है कि झूठ को उन्होंने इतनी तेज तेज चिल्लाया। उन्होंने नहीं देखा हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और भी सदन में इतना
सदन चल रहा है और भी अलग अलग स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं, उन्होंने कोई टाइम की वैल्यू नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ झूठ बोला, तेज तेज चिल्ला के बोलना, ये सब मायने चलिए नहीं ठीक रखता है, हमने आपकी अभी बात तो आज- समझ लिया कि एक सच जो है वो अक्सर खामोश रह जाता है, जबकि झूठ को चिल्ला करके कहने वाले अपनी बात को रख करके और चले जाते हैं। जयकरण जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बात कुशाल जी कह रहे हैं आप उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी लंबे समय से राजनीति में हैं, सदन के जो प्रोटोकॉल हैं वो भी उन्हें पता है, किस नियम के तहत कौन सी चर्चा होगी इसको वो बखूबी जानते हैं। सदन का वक्त बर्बाद ना हो और अगर उनको कोई गंभीर विषय उठाना है तो उस पर व्यापक चर्चा हो जाए। क्या यह जिम्मेदारी कांग्रेस की या विपक्ष की नहीं बनती है कि एक सिस्टम के तहत अगर सदन चलता है तो इस सिस्टम को फॉलो कर लिया जाए? अगर गलती उनकी है तो आपको भी अछूता तो नहीं छोड़ सकते। हम पूछेंगे आपसे भी कि साहब आप नियम के तहत चर्चा करते तो क्या चला जाता? अब आप हमसे नियम पूछेंगे इस देश के चुनाव आयोग का, आप हमसे चुनाव और इस देश जो हमारे बिरला साहब बैठे हैं, ओम बिरला जी, उनके बारे में नियम पूछेंगे तो इन दोनों लोगों की आज इस देश में वही स्थिति है कि जयकरण वर्मा ही नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी ही नहीं, इस देश का आम नागरिक भी ओम बिरला जी पर और इस देश के चुनाव आयोग पर कितना विश्वास करता है, इसको आप एक सर्वे करवा सकते हैं। हम कहेंगे तो आपको कांग्रेसी नजर आएगा। जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को सर्वे करके आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो ओम बिरला जो जब चाहे किसी का माइक बंद कर सकते हैं, वो चुनाव आयोग जब चाहे अपने मनमानी काम कर सकता है। जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अपनी बात रखने की कोशिश की, उस पर आपने अमित शाह जी की आवाज को देखा, आपने राजनाथ सिंह की आवाज को देखा, किस प्रकार से पूरी भाजपाई सांसद एक तरफ से खड़े होकर के हमारे नेता का विरोध करने लगे। क्या लिखा है उस पर, किस बात का डर है, किस बात का मोदी जी को डर लगता है कि अगर जो उसका वर्णन हो जाएगा तो मोदी जी का 56 इंच का सीना कम हो जाएगा? क्या वो जो फोटो वायरल हो जाएंगे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी इज्जत तार-तार हो जाएगी? ठीक है जयकरण जी, डील जो हुई है उस डील पर चर्चा हो जाएगी तो हमारे देश में ये साबित हो जाएगा कि हमारे देश का 56 इंच का प्रधानमंत्री, जिसको माननीय मोदी जी कहते हैं, वो ट्रंप का पिछलग्गू बने घूमे बैठे हुए हैं। ट्रंप ऐसा है जयकरण जी, नमस्ते करते घूमे। सुनिए एक मिनट मेरी बात एक सुन लीजिए। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया बतौर पत्रकार, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि वो मुद्दा उठाए। उस मुद्दे को उठाया जिस समय पर इस देश का नागरिक यह भी सोच रहा है कि सरकार ने चर्चा नहीं कराई, ये एक बात हो गई, लेकिन साथ साथ यह भी जानना चाहता है कि अगर संसद हमारी कुछ नियम कानून के तहत चलती है तो क्या कांग्रेस के माननीय सांसद जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको ऐसे समय पर नहीं उठाना चाहिए था वो मुद्दा कि वो मामला ही डिरेल हो जाए? सरकार से जवाब लेना था तो उसको बाकायदा इस तरह से उठाते कि उसका जवाब तो आता, ना आपकी बात पूरी हो पाई, ना उनका सही से जवाब मिल पाया। तो ये तो एक सवाल तो ये बनता है आपके लिए भी। हम कब कह रहे हैं कि आप मुद्दा मत उठाइए? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि श्री ओम बिरला जी और हमारे देश का चुनाव आयोग, इस पर कोई देश का आदमी विश्वास करता हो, उनका जो एक पक्षीय कार्रवाई रहती है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? जब माननीय राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है तब ये बातें आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आप देश की सुरक्षा की बात आवे और देश को बताने और जताने की बात आवे तो उसमें नियम कानून की बात कहां से आ जाती? क्या निशिकांत दुबे जी जिन किताबों को कोट कर रहे थे, इसके पहले भी आज सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, मोदी जी जिन किताबों की चर्चा कर रहे थे वो किस नियम कानून के तहत आता है? मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, इस समय देश हमारा बहुत खतरे से जूझ रहा है। माननीय मोदी जी ने
जिस प्रकार से अपनी छवि न बिगड़ नहीं पावे, अपने बीते हुए कार्यों के शर्मिंदा न होने पावे, उसके कारण जो विदेश नीतियों को धता बताते हुए जो चापलूसी करने का काम कर रहे हैं और जो हमारे देश की जमीन से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, माननीय मोदी जी, आप 56 इंच का सीना हो चाहे 156 इंच का सीना हो, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। आप शब्दों में उलझाने का काम मत कीजिए, आप आंकड़ों में जाने का काम मत कीजिए। आप नियम कानून बता करके किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हो। आप जब कोई अच्छी बात करता है, कोई पत्रकार अगर जो आपके खिलाफ और सही बात लिख देता है तो आप उसकी कलम को तोड़ देते हो। कोई अच्छा भाषण दे देता है, सदन में बोल देता है तो आप उसके जुबान पर ताला लगा देते हो। आप सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स लगा करके लोगों को जेल भेजने का डर पैदा करते हो। माननीय मोदी जी, ये अत्याचार अब आपका जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। इस देश की जनता ही नहीं, इस देश का कांग्रेस ही नहीं, इस देश की जनता अब सड़कों पर आंदोलित होगी, तब आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो देना ही पड़ेगा मोदी जी, क्योंकि आपने देश के साथ अन्याय किया है, इस देश के लोगों के साथ अन्याय किया है, इस देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है। अब कुशाल जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस का रुख है, देखिए आप राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, जवाबदेही भी होती है और सबसे ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में जब आप इनकी स्ट्रेटेजी या तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस कब कौन सी चीज को लेकर के कहां पर आ जाएगी और किस तरीके से आप पूरी तरीके से या आपके पूरे प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश होगी या उनके जो मुद्दे हैं उससे आप डिरेल हो जाएंगे, तो ऐसे में एक तो सवाल आपकी रणनीति पर भी उठता है कि भाई जो आपके सामने लड़ने के लिए आ रहा है, जो आपका प्रतिपक्ष है, आप रणनीति उसके हिसाब से तैयार कीजिए ना। आपको पता चलना चाहिए या पता होना चाहिए कि इस टाइप का जब सरप्राइजिंग एलिमेंट आएगा तो आपका रिस्पांस कैसा होगा। आप उसको नियम से, कानून से चाहे जितना समझाएं। अभी आप देखिए जयकरण जी भी अपनी बात को लेकर के अपनी जगह पर टिके हुए हैं। वो ओम बिरला साहब पर, सीजेआई पर तमाम सवाल उठा सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हम जवाब आखिर में सरकार से मांगेंगे। हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे कि भैया आपकी सरकार है, आप बताओ कि आज जो पैसा बर्बाद हो गया हमारा टैक्स वालों का, वो क्यों होने दिया आपने। देखिए, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जिस मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो एक तरीके से डीरेल ही हो गया है, क्योंकि हम जो डिस्कशन था वो इसी जो राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा के अंदर इतना हंगामा मचाया उससे रिलेटेड तो इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इन्होंने तो वही ऑपोजिशन वाली बात कर दी, जी मोदी जी के लिए हमने गलत बोलना है, हम ओम बिरला जी के लिए गलत बोलना है, बस यही बोलते रहो। अरे जिस चीज के लिए जो जनता, हमारा देश, जो राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी लोगों के, हमारी जनता के सामने, तो उसके लिए हम है ना, हम क्लियर बता रहे हैं कि 2020 में जब लद्दाख में जो घटना घटी वो कैसे घटी और उसके ऊपर हमारे कितने सैनिक मारे गए, कैसे टैंक ऊपर कैलाश में, डोकलामा जो कह रहे थे, डोकलामा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कैलाश पर्वत, जो कैलाश था, कैलाश जो एक रिज वाली जो कैलाश रेंज है, वहां पर हमारे टैंक गए हैं। तो हम इतनी क्लैरिटी से बता रहे हैं, मतलब इससे और क्लैरिटी क्या बताएंगे। तो राहुल गांधी जी ने भी वही कर दिया जो अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बुक के ऊपर जो फॉर्मर जनरल जी ने, निर्वाणा जी ने लिखी थी, और ये डिस्कशन, इनका मतलब बोलते हैं ना कि घोड़े के आगे आप वो लगा दो सामने, वो उसको भागना है आगे। तो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी सब ऐसे ही दौड़े जा रहे हैं। उनको पता है कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना है तो वो बोलना ही है, अब सच तो सुनना ही नहीं है। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें बोली जा रही हैं। और दूसरी बात, जो फॉर्मर जनरल निर्वाणा जी हैं, वो 7 समुंदर पार अमेरिका बैठे हुए हैं, कैरावन में एक आर्टिकल निकलता है, तो वो आके इंडिया में आके ये सारा वर्णन क्लियर करे ना। वो क्यों, उनको कौन रोक रहा है, वो आके क्लियर करे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, वो यही बात रख रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि जनरल, जो फॉर्मर जनरल है, उनको आना चाहिए, बात करें, क्लियर करें।
हम तो रेडी हैं डिस्कशन करने के लिए। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। मैं आता हूं जयकरण जी, मैं इस चर्चा को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हम लोग जिस जगह पर आकर के फंसे, हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि देखिए, कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब विपक्ष को यह पता होता है कि हमारी जो मांग है वो हो सकता है कि कहीं दब जाए, इसलिए उस चीज के टाइमिंग को इस तरीके से रखा जाता है कि जो असल विषय है, यानी जिस चीज पे चर्चा चल रही है, बजट पर जो चर्चा चल रही है, वो एक अलग विषय हो जाए और सामने कुछ ऐसा आकर के खड़ा हो जाए जिससे पूरा मामला कैप्चर किया जा सके। ये विपक्ष की अपनी रणनीति होती है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उस जगह पे जो सरकार का पक्ष है उसको कुशल जी रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरह से रख भी रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। ना कांग्रेस इस बात को मानेगी कि उसने नियम के विपरीत उठाया, ना बीजेपी इस बात को मानेगी कि हमने नियम के तहत जो चर्चा हो रही थी उस पे अगर कोई चीज ऐसी आ ही गई तो उसको हम किस तरीके से फेस करें। यानी कुल मिलाकर के एक हैंगओवर की स्थिति बनी रहेगी। यह मामला यहां पर इसी तरीके से हैंग होता रहेगा, पेंडुलम की तरह से हिलता रहेगा। हम लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो ताजा तस्वीर संसद से आज ही हमें मिली। अब उस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी संसद के मकर द्वार पर अपने साथियों के साथ में एक प्रोटेस्ट जैसा वहां पर माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के खड़े हुए हैं, बढ़ रहे हैं आगे। वहीं पर सेंटर के मिनिस्टर यानी केंद्र सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू पहुंचते हैं और फिर नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री में जो संवाद होता है वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि तलखी किस कदर है और कहां तक है। सुनिए और देखिए। लगातार Here is a greater walking right by. Take a look at your face. Hello, brother. My greater friend. Don't worry, you'll come back. तो यहां पर आपने इस तस्वीर में और इस डायलॉग में समझा कि जब राहुल गांधी के सामने रवनीत केंद्रीय मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि एक गद्दार तो यही है, एक गद्दार मेरे दोस्त, और पलट करके केंद्रीय मंत्री ने कहा देश के दुश्मन। यह मकर द्वार पर हो रहा है जहां से संसद के भीतर जाते हैं। तो अब यह तलखी जिस तरीके की है, इसके बाद अब पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस की वैसे भी सिखों के साथ में पुरानी एक रंजिश रही है या एक पुरानी अदावत रही है। सिख भी इस बात को समझते हैं और कांग्रेस तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने जो बात कही है, अब उसके ऊपर पंजाब से लेकर के और पूरे देश में पुतला भी फूंका जा रहा है, प्रदर्शन भी हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, किस तरीके से वो सिखों के लिए अभी भी मन में जहर रखती है, ये सामने है। जयकरण जी, कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा था जिस प्रकार से अभी भाजपा के साथी कह रहे थे, मेरा वो विषय निवेदन है, अगर जो नहीं, अभी हम जो विषय पे आ गए आप उस पे चर्चा करें। मैंने तस्वीर दिखाई, डायलॉग्स बताए, सामने से दिख रहा है मेरे गद्दार दोस्त, हाँ ठीक, देश के दुश्मन। उसी पर आते हैं। वो हमारे नेता ही नहीं, देश की जनता, जयकरण वर्मा सहित देश का वो नागरिक जो देश को सजाए और संवारे रखना चाहता है। हर कोई अपने देश के ही नेता को जो देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होगा, देश को बर्बाद करने के लिए रणनीति बनाता होगा या उनका सहयोग करता होगा, तो वो देश का गद्दार है।
वो बार बार कहा जा सकता है, इसमें कोई पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अगर जो देश को बर्बादी के कगार पर ले जाने में हम जरा से भी 1 इंच भी उसके सहयोग में खड़े हैं तो हम देशद्रोही नहीं तो क्या है। लेकिन उल्टे आज भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कुछ लोग जब हम किसी को सलाह देते हैं या आगाह करते हैं या उसको सुझाव देते हैं तो उल्टे माननीय मोदी जी की पूरी सेना उठ करके उनका पुतला जलाने का काम करेगी, उनको घेरने का काम करेगी, क्योंकि वो चाहती यही है कि हमारे खिलाफ उठने वाली हर उंगली के खिलाफ वो हजारों हाथ उठा करके उसको तोड़ देना चाहते हैं, मोड़ देना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब इस देश का नागरिक ना समझ नहीं है, समझदार है। आपकी झूठी कहानी को सुन करके अब कोई भी आपके जाल में फंसने वाला नहीं है। मैं पुनः आपसे कह दूं, जो भी इंसान, जो भी नागरिक हमारे देश को बर्बाद करने में, उसको नीचे धकेलने में 1 पैसे का भी सहयोग करता है, वो देश का गद्दार है। जयकरण जी, वैसे हम अपने दर्शकों के साथ साथ आपको भी याद दिला दें कि कभी रवनीत जी आपकी ही पार्टी से हुआ करते थे और अभी भी जो डायलॉग हुआ है उसमें यही कहा है राहुल गांधी ने कि कांग्रेस में वापस आ जाओ, तुम आओगे, वो पार्टी में बुला रहे हैं और ये बात भी कह रहे हैं कि तुम कांग्रेस छोड़ करके गए हो गद्दार। ठीक है, मैंने ये कहा, सुनिए, मैंने ये कहा कि देश का गद्दार कौन होता है। देश का गद्दार का मतलब देश में ही रह करके जो देश से गद्दारी करे वही तो गद्दार है। जिस मोदी को, जिस प्रधानमंत्री को बनाने के लिए इस देश की जनता ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, गुजरात का मॉडल दिखा करके, लॉलीपॉप दे करके, जो लंबे लंबे वादों कर करके उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की, अगर जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उनको देश की जनता क्या कहेगी, आप ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, जयकरण जी से हमने कांग्रेस की तरफ से समझा है कि देश के गद्दार की नई परिभाषा क्या है। अब हम अपने दर्शकों को यह बताएंगे कुशाल जी के द्वारा कि देश के दुश्मन की परिभाषा क्या है जो रवनीत जी ने राहुल गांधी के लिए कही है। कुशाल जी, अब आपका वक्त है, आप बताएं कि देश का दुश्मन कौन है, क्यों है, और जब पुराना ऐसा साथी कह रहा हो जिसको देश का गद्दार घोषित किया हो नेता प्रतिपक्ष ने और केंद्रीय मंत्री हो, वो जब देश का दुश्मन कहे नेता प्रतिपक्ष को, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, जब आज राहुल गांधी जी बाहर बैठे हुए थे अपने नेताओं के साथ, तो आपने ये नोटिस किया कि माननीय श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी जब एंट्री कर रहे थे तो वो बहुत ही आराम से एंट्री कर रहे थे। आपने देखा होगा वो अपना निकल रहे थे। बिट्टू जी ने ऐसा कुछ उनको कोई कमेंट नहीं दिया। ये सिर्फ राहुल गांधी जी थे जिन्होंने उनको बोला, हेलो माय फ्रेंड, हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड, हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड, ऐसे करके बोला। तो माननीय श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि आप देश के दुश्मन हो? सही बोला, क्योंकि ये जो नहीं, अभी जयकरण जी ने यह सिद्ध किया, कांग्रेस की भाषा में जयकरण जी ने यह सिद्ध किया कि देश का गद्दार कौन है। अब अगर आपके केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को देश का दुश्मन कह रहे हैं तो आप भी बताइए कि देश का दुश्मन वो कैसे हैं। आप बताएं उनके ऐसे गुण जिससे ये साबित हो कि देश के दुश्मन है। नहीं, देश के दुश्मन तो है ही। राहुल गांधी जी तो देश के, मैं कह रहा हूं पूरा कांग्रेस ही देश का दुश्मन है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी सब देश के दुश्मन ही बने बैठे हैं, क्योंकि हर समय वो हमारे देश की बुराइयां ही करते हैं। हमारे हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, वहां पर अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिछली बार डिबेट हुई थी, उन्होंने फिर हमारे देश के बारे में चर्चा शुरू करा दी। अब ये कहेंगे कि देश का पूरा, आ रहा हूं जयकरण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भाई, एक जब मैं पूरा समय दूंगा जयकरण जी। जब नहीं, अब ये बात ठीक नहीं है, मैं आऊंगा आपके पास। मैंने पूरा नहीं, गद्दार के एक्सप्लेनेशन की मैंने पूरी भूमिका बांधी। अब वही काम आप कर रहे हैं जो बीजेपी सदन के अंदर कर रही थी। जयकरण जी, ये तो आप वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे थे। अभी पहले समझने दीजिए हमें, पहले समझ नहीं, ऐसे नहीं, लोगों को पहले कहने को इनको हक किसने दिया? कुशाल जी, आप अपनी बात पूरी चैनल पर बैठ करके, आपके टीवी चैनल पर बैठ करके देशवासियों को गद्दार कहने को इन भाजपाइयों को हक किसने दिया? क्या मोदी सरकार का यही नियम कानून है? मोदी सरकार का यही संस्कार है?
कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप खुद अपने राहुल गांधी जी की वीडियो देखिए जाके कि कैसे वो बोल रहे हैं कि मेरी बात, इकोनॉमी। जिस भारतीय जनता पार्टी जिस संघ ने ऑपोजिशन में बैठे हो, आपको अपने ही इकोनॉमी के बारे में आप उल्टा बोलोगे, एक रेस में चलते हो, जिस संघ ने देश के लिए मुखबरी करने का काम किया, जिसने इस देश को लूटने का काम किया, जिस संघ ने अपने राहुल गांधी जी की वीडियो लेने का काम किया, आप पहले राहुल गांधी जी की वीडियो देखिए कहां चला गया? आपके संघ का इतिहास पता है आपको? संघ के इतिहास को पढ़िए, संघ के इतिहास को पढ़िए, देशभक्ति आप भूल जाओगे। इतिहास छोड़िए, पहले आपने जो राहुल गांधी जी आप अनुयायी हो, आप संघ की किताब को पढ़ लीजिए, संघ के बारे में जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जान लीजिए, तब आप बोलने का काम कीजिए। आपको बोलने का कोई हक नहीं है। जाता है जिस संघ ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने इस देश के लिए गद्दारी करने का काम किया, जिसने पेंशन लेने का काम किया, जिसने जासूसी करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने नाखून नहीं कटा इस देश की आजादी में, वो कहता है कि मैं देश का राजा हूं। देश का राजा नहीं, हराती है, आपको पछाड़ती है, तभी आप लोग तभी आप लोग अपोजिशन में बैठे हो और आने वाले समय में आप बैठे रहोगे, क्योंकि आप देश के हित के बारे में बात नहीं करते, आप देश के खिलाफ बात करते हो। किया, उनको जेल भेजवाने का काम किया, उनके हौसले तोड़ने का काम किया। वाह रे संघ के लोग, आप किस मुंह से, कितने गिरे हुए मुंह से आप देश के शहीदों का अपमान करने वाले लोग, इस देश को बर्बाद करने वाले लोग, मुखबिरी करने वाले लोग आज देशभक्त बने घूमे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। आपके राहुल गांधी जी तो हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उसका जवाब दीजिए ना मुझे। आपके राहुल गांधी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बोला वी आर डेड इकोनॉमी। आज विदेशों में जा करके जो हमारे देश की इकोनॉमी की बोला वी आर डेड इकोनॉमी। अब ये नया मुद्दा उठा के ले आए हैं, उसके बारे में दो शब्द बोल दीजिए। आज जो मोदी जी का पोस्टर वायरल हो रहा है, इससे क्या आपका सीना चौड़ा होता है? जो किसानों के लिए, हमारे भारत देश के किसानों के लिए अमेरिका का बाजार खोला जा रहा है, क्या हम उसके लिए खुश होने चल रहे हैं? हमारा देश अब रूस से तेल ना खरीद करके वो अमेरिका के कहने पर तेल खरीदेगा। ठीक है जयकरण जी, थोड़ा सा सांस ले लीजिए मोदी जी, आप अपनी छवि सुधारने के लिए इस देश को बर्बाद मत कीजिए। अरे भाई, आप दोनों के झगड़े में ठीक है, वो आपने भी बोल लिया, उन्होंने भी बोल लिया। अब देखिए, हम अपने दर्शकों को इसीलिए बताते हैं कि देश की स्थिति कैसी है। मेरे कार्यक्रम का नाम भी इसीलिए है शेखर वार्ता। मैं तो वार्ता करने के लिए आप दोनों को आमंत्रित कर रहा था। अब जिस तरीके की स्थिति बन रही है, उससे हमारे देश को एक वानगी मिल जाती है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। जो हमारे देश की दो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किस तरीके से और कहां कहां तक जाकर के एक दूसरे के खिलाफ अपनी बात को रख रही हैं और कह रही है कि इससे जनता का फायदा। मतलब कांग्रेस ये जानती है कि जो बात वो कह रही है उससे देश का भला होना है, बीजेपी ये जानती है कि जो बात वो कह रही है उससे देश का भला होना है। अब देश का आम आदमी शेखर वार्ता देखने के बाद ये समझ रहा है कि उसका भला कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब मैं तीसरा बिंदु लेके आता हूं। देखिए, बड़ी दिलचस्प है हमारे देश की स्थिति। आ रहा हूं जयकरण, बहुत बढ़िया बात लेकर के आ रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा और बीजेपी का तो हो ही जाएगा। आप समझिए, सुनिए, आज ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उनकी तेवर, उनकी तलखी सीजेआई के सामने झलकी। उनका कहना यह था कि हमारी बात को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनते नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम धर धर के उड़ाए जा रहे हैं और इस बात को समझने वाला कोई नहीं। चीफ जस्टिस की तरफ से इन सारी चीजों पर आख्याएं ली गई, वकीलों ने दलील रखी। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि न्याय दरवाजे के पीछे खड़ा होकर के रो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि एक प्रक्रिया जो देश में चल रही है, देश की सरकार की तरफ से, देश में चुनाव आयोग की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट जिसको मॉनिटर कर रहा है, जिस विवाद को मॉनिटर कर रहा है, उसमें आखिर कहां जाकर के यह मामला रुकेगा? और अगर यह मामला इतना ही बड़ा था तो फिर जिस तरीके से इस मामले को उठाया गया है, उसमें कितनी सियासत है और कितनी चीजें पुख्ता रूप से हैं। कुशाल जी, अब मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है,
विवाद तब से है। पहले बिहार में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और भी राज्यों में हम देख रहे हैं। अभी ममता बनर्जी पूरी तैयारी के साथ में, दस्तावेजों के साथ में, फाइलों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात को रखती रही। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर या फिर एसआईआर की प्रक्रिया पर, जो भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा डिजाइन किया हुआ कार्यक्रम है जो संवैधानिक रूप से अपनी स्थिति को साफ करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही है? देखिए, कुशाल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी बात रखें। हाँ जी, जैसे कि आप हमारे सब सारे देशवासियों ने देखा कि जैसे कि आज ममता बनर्जी जी फर्स्ट टाइम शी इज अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो एक तरीके से वो घबराई हुई हैं क्योंकि उनको पता है पूरा बंगाल इस टाइम पे त्रासदी में है। हर एक एक आदमी, एक एक मजदूर इससे उनकी जो ममता बनर्जी की जो तानाशाही है उससे वो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी बात रखें, आपकी आवाज आ रही है। तो इस तरीके से वो घबराई हुई हैं और इसी वजह से वो खुद ही आज सुप्रीम कोर्ट आ गई। बाकी जो हमारी केंद्रीय सरकार ने जो सर की जो एक प्रोग्राम जो एक लॉन्च किया हुआ है वो वैसे ही चलता रहेगा। इलेक्शन कमीशन में इसका कोई भी फर्क नहीं देखने को मिलना है क्योंकि सब प्रोटोकॉल से, प्रोफेशनलिज्म से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं। ममता जी को पता है कि अब चुनाव का टाइम करीब आ गया है तो लेवरेज खाने के लिए शी इज डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि आप बंगाल में आप जाके जो जितने भी मजदूर हैं जो बंगाल में रहते हैं उनसे आप जाके पर्सनली जाके पूछिए कि वो कितने परेशान हैं बंगाल में। तो ये एक हार, जो चुनाव से पहले हार की जो आहट होती है ना, ये वो ममता बनर्जी जी को दिख चुकी है कि इस बार हम चुनाव हारने वाले हैं। तो कोई ना कोई नया उनको एक नया, आप बोल दो कि नया ड्रामा रचना है ताकि जो फुटेज है पूरे देश की फुटेज उनकी तरफ खाई जाए। पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जब तक हमारे देश पे नेतृत्व है, जब तक वो है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप वो जो मर्जी करती रहे, ना ही इसमें इलेक्शन कमीशन को कुछ फर्क पड़ने वाला है। और जो प्रक्रिया जो चल रही है सर की वो चलती रहेगी, उसमें कोई रोक टोक उसमें नहीं होनी है। क्योंकि कितने बांग्लादेशी, कितने बाहर के जो हमारे देश के अंदर जो जगह जगह ये लोग रह रहे हैं, तो इनकी जानकारी लेना हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लोग हमारे देश के लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और जो ममता बनर्जी हैं वो इस चीज के खिलाफ है। तो ये पूरी जनता को, पूरे देश को साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी जी हमारे देश के खिलाफ ही काम कर रही है। चाहे वो जितना मर्जी सुप्रीम कोर्ट चली जाए, इससे कोई कुछ इफेक्ट आगे नहीं होने वाला है। जयकरण जी, जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी भी देश के खिलाफ ही काम कर रही हैं, एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी, एसआईआर की प्रक्रिया से घुसपैठियों को बाहर निकालने में मदद मिल रही है, कांग्रेस भी अपनी तरह से एसआईआर का विरोध करती आई है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, कुछ मामला बदलेगा, कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी? जयकरण जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी का ये कहना है कि ममता बनर्जी भी देश के खिलाफ काम कर रही हैं क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हीं को बाहर किया जाएगा, उन्हीं के वोट कटेंगे। ऐसे में ममता बनर्जी जिसकी पैरवी कर रही हैं वो शायद उनकी बौखलाहट को या हार की संभावना को ज्यादा प्रबल करता है। अनम्यूट कर दीजिए। अभी भाजपा के साथी ने कहा कि ममता बनर्जी या देश के विपक्ष के लोग जो भी कर ले चुनाव आयोग को और हमारे लोकसभा स्पीकर पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक बात इन्होंने कहा। जब सदन में
हमारी बात नहीं सुनी गई, तो आज हमारे सांसदों ने ओम बिरला जी के केबिन में जाकर के उनसे बात करना चाहा, उनसे शिकायत करना चाहा, उनसे अपनी बात रखवाने के लिए निवेदन करना चाहा, तब भी उन्होंने सर झुकाए बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, सर उठाकर बात करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जब हम मीडिया में बात करते हैं, तब आप मीडिया में बात करते हैं तो हमारे 10% दिखाई जाते हैं, 90% काट दी जाती है। हम सड़क पर नहीं उतरेंगे। ममता बनर्जी जैसी एक महिला मुख्यमंत्री जो इस देश में एक आवाज है, उनको स्वयं जाना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। इससे बड़ा दुर्दिन हमारे लिए क्या आएगा। और हमारे भाजपा के लोग कहते हैं कि आप लोग कुछ भी बोलते रहिए, हम इससे फर्क हमारे लिए कुछ नहीं पड़ता। ठीक बात है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा। अगर जो सदन में जनता की आवाज को आप बंद कर देंगे, सदन में हमारे नेताओं को आप बोलने नहीं देंगे, ममता जैसे मुख्यमंत्री को आपको सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के अपनी बात रखना पड़ेगा और आप कहेंगे आपकी सुनवाई नहीं होगी, बेरोजगारों को आप नौकरी नहीं देंगे, किसानों को आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे, महिलाओं के आप सुरक्षा करने के आदी नहीं है, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए माननीय मोदी जी, अब इस देश में वही होगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जब सारे दरवाजे जनता के लिए बंद हो जाते हैं, जब सरकारें आंख मूंद लेती हैं, उनके हाथ में चाबुक और बंदूक और गोलियां आ जाती हैं, वो पुलिस के भरोसे सरकार चलाना चाहते हैं, तो इस देश की जनता जब सड़कों पर उतरेगी और इतना महाआंदोलन होगा, वो आंदोलन का रूप आप क्या मानोगे? आप इसको गृह युद्ध मानोगे या आंदोलन मानोगे या सड़क पर अपना अधिकार मांगने की बात मानोगे? ये पत्रकार महोदय आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन अब सब्र की बांध टूटने वाला है, क्योंकि माननीय मोदी जी का तानाशाही वाला रवैया। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जयकिरण जी कही है, चूंकि आपने ही मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं आपकी बात का इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं। ठीक है, मैं अब आपसे पूछ रहा, जो बात आपने कही है उस पे आपने कहा है कि मैं उस चीज का एनालिसिस कर सकता हूं। क्या देश हमारा गृह युद्ध की तरफ जा रहा है जिसकी अगुवाई कांग्रेस करने जा रही है? जो बात आपने कही है उससे ये बात निकल रही है। मैं ये कह रहा हूं, इस बात को सुनिए ना, इस बात को माननीय मोदी जी और उनके मंत्रियों ने स्वीकार किया है कि इसको लोगों गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं या गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। कोई ले जाने से नहीं होता। जब हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, जनता की बात कोई नहीं सुनेगा, माननीय मोदी जी कोड़े चलाने का काम करेंगे, जेल में डालने का काम करेंगे, तो जनता के पास कौन सा ऐसा चारा है जिससे वो अपअपनी बात मनवा सकता है? अरे भाई आप जब भूख नहीं, मेरा सीधा सा सवाल, एक सेकंड 1857 की क्रांति में भी एक बहादुर शाह जफर की जरूरत थी क्रांतिकारियों को। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस इस बात को औपचारिक रूप से कह रही है कि देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है और गृह युद्ध की तरफ ले जाने वाली कांग्रेस है? की तरफ जा नहीं रहा है, ये देश गृह युद्ध की तरफ जा नहीं रहा है। माननीय मोदी जी इस देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। वो ऐसा मजबूर करने जा रहे हैं कि जब लोगों के पेट में अन्न नहीं होगा, हाथों में नौकरियां नहीं होंगी, सुरक्षा नहीं अब रुक जाइए, मिलेगी, तो ठीक है जयकिरण जी, मुझे जवाब लेने दीजिए इसका। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कुशाल जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या इस बात के लिए तैयार है कि देश अब वो ले जाएंगे गृह युद्ध की तरफ या आप ढकेल रहे हैं? ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चर्चा में है वो ये है कि देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। देखिए, यही जो गृह युद्ध की जो बात है, यही एक मानसिकता कांग्रेस पूरी पार्टी का दर्शाता है। कि आपने पूछा था कि इस देश का दुश्मन कौन है, तो सबसे पहले गृह युद्ध की बात कांग्रेस ने निकाली, तो इसका मतलब साफ क्लियर हो जाता है कि हमारे देश का दुश्मन ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही हैं। और रही बात जो सुप्रीम कोर्ट की थी, हम जितने भी हैं उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम उच्च समझते हैं। अगर ममता बनर्जी जी आज गई हैं सुप्रीम कोर्ट और अगर कोई भी तथ्य ऐसे निकलता है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी ऐसी कोई तथ्य निकलता है, तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर काम होगा। ये नहीं कि आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे कि जो भी कर लें कुछ नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे देश में कुछ भी नहीं है। अगर उनको दिखेगा
कि कहीं पर अन्याय हुआ है तो वो डेफिनेटली उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। ठीक है। दूसरी बात जो गृह युद्ध की बात है, बिल्कुल भी कोई गृह युद्ध, देखिए यही एक मानसिकता है। अभी कल हमारे देश में जो ट्रम्प साहब है, टैरिफ जो इतना बड़ा था आज इतना कम कर दिया, 18% टैरिफ कर दिया। आप डिस्कशन देख रहे हैं कि कांग्रेस जो डिस्कशन कर रही है वो गृह युद्ध, झूठी झूठी बातें लोकसभा के अंदर, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसमें हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, टैरिफ कम हो गया, इस पे क्यों नहीं कोई चर्चा करता लोकसभा के अंदर? राहुल गांधी जी इस पे भी चर्चा कर सकते थे। आप ये बोलते कि जो टैरिफ 18% कर दिया इसको हमें विस्तार पे समझाइए। डॉक्टर शशि थरूर तक जी ने भी यही बात बोली कि हम ये जो टैरिफ कम हुआ है, जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ कम किया है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, पर प्रशंसा और सेलिब्रेशन हम तभी करेंगे जब हमें इस टैरिफ के बारे में पता होगा, लोगों को इस टैरिफ के बारे में डिटेल से पता होगा। तो आप ये देख लीजिए, ये लेवल ऑफ डिस्कशन है, ये भारतीय जनता पार्टी, हम इस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं और ये लोग गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आखिर के मेरे पास 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड में जयकरण जी आप अपनी बात समाप्त कर दीजिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि माननीय मोदी जी का रोल हमारे फिल्मी दुनिया में दिखने वाले अमरीश पुरी से ज्यादा कुछ नहीं। अमरीश पुरी जिस प्रकार से कितने अच्छे कपड़े पहन ले, कितना अच्छा काम कर ले, अंत में उनका जो किरदार रहा, उनका जो रोल रहा, वो अपने ही लोगों से गद्दारी करने का रहा, षड्यंत्र कर रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अमरीश पुरी और माननीय मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। अमरीश पुरी अच्छा चाहे जिस भी भेष में आ जाए, उनका नेचर, उनका किरदार हमेशा गद्दारी कर रहा है। ठीक वही काम आज हमारे देश के माननीय ठीक है, कुशाल जी आपका 30 सेकंड आखिरी में अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। कुशाल जी देखिए, दुश्मन की बात की तो कांग्रेस से, हमारे देश के लिए कांग्रेस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। इनको अपनी नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी को अब समय आ चुका है, बहुत हाई टाइम है राहुल गांधी जी को अपना, जैसे वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा कि लोकसभा के अंदर कैसे बात करी जाती है और जनता को कैसे गुमराह नहीं चर्चा हो जाए, ताकि माननीय मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकरण जी, आप जयकरण जी आपका भी, कुशाल जी आपका भी। मेरे पास आज चर्चा में समय इतना ही था। आज की पूरी चर्चा में हमारे दर्शकों ने इस बात को बहुत गहराई से और बहुत ही सहजता के साथ में आपने देखा होगा कि जब वार्ता होती है, यानी बातचीत होती है, संसद में भी वार्ता ही होती है, हमारे यहाँ सदन की एक गरिमा है। वहां से जो बवाल शुरू हुआ, मतलब हम आज चर्चा किस विषय पे कर रहे थे, चर्चा किस तरफ ले जाई गई, किस तरीके से बार बार विषय बदलते रहे, यही स्थिति हमारे देश की भी है। कौआ कान ले गया, अब कौन सा कौआ था, कौन सा कान ले गया, किसका कान ले गया, सारा मामला इसमें उलझा हुआ है। देश का काम अपनी जगह पर रुका हुआ है। बीजेपी कह रही है कि हम देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। विपक्ष बीजेपी को गद्दार बता रहा है, बीजेपी कांग्रेस को देश का दुश्मन बता रही है। बड़ी बात जो आज इस चर्चा में कैसे भी निकली हो, यह जिम्मेदारी अब इस देश के 140 करोड़ जनता की है कि चाहे वो कहें कि हम देश में गृहयुद्ध करवा देंगे, कर देंगे, हो जाएगा, या कोई कहे कि देश को गृहयुद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है। दोनों ही स्थितियों में बात गृहयुद्ध की है। हम और आप क्या आपस में लड़ेंगे? मुद्दे ऐसे होंगे कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। शेखर वार्ता में जो बड़ी बात निकली है वो यही है कि स्थिति ऐसी बनाई जा रही है कि देश गृहयुद्ध की तरफ बढ़ जाए। इस गृहयुद्ध को बचाना है। अगर हमें और आपको 140 करोड़ भारतवासियों को, इस देश को वास्तव में आगे लेकर के जाना है, तो फिर चाहे वो सरकार हो और चाहे वो विपक्ष हो, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि गृहयुद्ध को टालने की स्थिति सरकार की थी, और ये कहने से भी काम नहीं चलेगा कि विपक्ष इस देश को गृहयुद्ध की तरफ ले गया। ये 140 करोड़ लोगों को तय करना है कि भारत में गृहयुद्ध की स्थिति ना बने, और ये स्थिति बन रही है। इसलिए सचेत रहिए, जो कुछ भी हो रहा है वो समझ में आए या ना आए, ये बात तय है कि कभी कभी दिल की बात जुमा पर आ जाती है, क्योंकि हम ऐसी बहस नहीं करते, बात करते हैं, और बात बात में बात निकलती है। बात निकली है
ये दूर तलक जाएगी। सचेत रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। ये नारावाने जी का मेमोयर है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो। पुस्तक की यह बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। He is trying to quote a magazine report. पर बोले कि नारावाने ने कहा है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। नहीं रेस करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे बाद में, आप एलओपी के एडवोकेट तो आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे।